हरे कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। आज हम और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और ये टॉपिक है एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी का। आपने प्रीवियसली मेरे दो वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर हमने प्री डेस्टिन्ड इवेंट का प्रेडिक्शन दिया था। एक में हमने टाइमिंग ऑफ मैरिज के बारे में बताया था और एक वीडियो के अंदर हमने यूजिंग केपी एस्ट्रोलॉजी ये बताया था कि आपके होने वाले स्पाउस का नाम किस अल्फाबेट से शुरू होगा। आज हम एक और बहुत बेहतरीन कंसेप्ट पर यहाँ पर बात करेंगे और ये हम बात करने वाले हैं LSRD थ्योरी। दोस्तों, LSRD थ्योरी से हम किसी भी व्यक्ति को जब एक से ज्यादा चॉइसेस उसके पास अवेलेबल हो और उसको जानना है कि कौन सी चॉइस उसके लिए बेहतर रहेगी, या वो तीन चार जगह पर ट्राई कर रहा है और वो जानना चाहता है उनमें से कौन सी जगह पर उसको एडमिशन मिलेगा, कौन सी जगह पर सक्सेस मिलेगी, कौन सा उसको फ्लैट अलर्ट होगा, या तीन चार टीम यदि आपके किसी भी स्पोर्ट्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और वो जानना चाहता है कि इनमें से कौन सी टीम विन करेगी, तो वो हम यहाँ पर LSRD थ्योरी की हेल्प से बहुत आसानी से बता सकते हैं। ये सभी जो जितनी भी थ्योरी है केपी एस्ट्रोलॉजी की, ये प्रश्न और यूनिवर्स से लिंक्ड थ्योरीज हैं, तो इन थ्योरीज को हम टेस्टिंग पर्पज से यूज नहीं करते। जब भी कोई व्यक्ति आएगा उसके मन के अंदर इस चीज को जानने की पूरी तरीके से इच्छा होगी, वो बनाकर नहीं ला रहा है प्रश्न, उसके मन के अंदर इच्छा जागृत होगी और वो हमसे आकर पूछेगा तो उसको जो आंसर मिलेगा वो बिल्कुल सटीक आंसर मिलने वाला है। तो आज की क्लास के अंदर हम LSRD थ्योरी से रिलेटेड एक नेटिव के एक कंसेप्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये RN सिंह जी हैं जिनके बेटे ने आपका जेई मेंस और IIT का एग्जाम दिया था। IIT का उनको काफी लो रैंक आई, तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो जेई मेंस के बेस पर किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जिसमें भी एडमिशन हो जाएगा उसमें वो एडमिशन कराने की कोशिश करेंगे। और उनकी रैंक को देखते हुए उनकी तीन संभावनाएं थी। उनको कंप्यूटर साइंस दिलवानी थी अपने बेटे को और उन्होंने मेरे पास तीन चॉइस दी। एक DTU दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दूसरा NSUT नेशनल नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, और तीसरा IIT दिल्ली। वो दिल्ली के रहने वाले हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उसकी उनके बेटे की रैंक इसी जगह पर है कि किसी भी कॉलेज में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इन बिटवीन उनकी रैंक है। तो उन्होंने कहा इन तीनों में से किस जगह पर उसको कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, वो आप बताइए। क्योंकि जो सिंह साहब हैं वो खुद एक एस्ट्रोलॉजर हैं और मेरे से उन्होंने काफी कुछ सीखा है, तो वो मेरे पास लेकर आए। तो मैंने किस तरीके से उसको एनालिसिस किया वो मैं आपको बताऊंगा। उनकी क्वेरी मेरे पास आई थी 2 जून 2026 को। 2 जून को क्वेरी आई थी, तो हमने किस तरीके से एनालिसिस किया है इसको आप लाइव देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्टली वही चीज बता रहा हूँ जो मैंने उनके सामने यहाँ पर बताया था। अब मैं आपको बीच में अपना मैसेज भी देना चाहूंगा। मेरा एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी, बेसिक एंड एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी का शुरू आज से अंत तक एक कोर्स शुरू होने वाला है 15 जुलाई 2026 को। साथ ही साथ भृगु नंदी नाड़ी, ओरिजिनल भृगु नंदी नाड़ी केवल मैं ही कराता हूँ। RG राव सरवली जिन्होंने इसको बनाया था उसका भी कोर्स शुरू होने वाला है 15 जुलाई 2026 से। आप में से जो भी लोग इसको ज्वाइन करना चाहे हमारे नंबर 9013798899 पर व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको बाकी जानकारी दे दी जाएगी। आप जल्दी आएंगे तो हमने अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी रखा हुआ है, आपको कुछ डिस्काउंट भी हम जरूर अलाउ करेंगे। और हमसे बेहतरीन कोर्स इंडिया में केपी एस्ट्रोलॉजी का कोई भी नहीं कराता, ऐसा हमारा दावा है। तो आप यदि इसे करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इसको रजिस्टर कर लें। अब आ जाते हैं हम LSRD थ्योरी के इस कंसेप्ट पर। सिंह साहब की क्वेरी का मैं जवाब दूंगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब वो मेरे पास आए उस समय पर मैंने ये चार्ट एक बना लिया, एक कुंडली बना ली है। मैं केपी सॉफ्टवेयर यूज करता हूं, आप एस्ट्रोसेस से भी बना सकते हो। जिस समय पर आप इसको एनालिसिस कर रहे हो उस समय की कुंडली बना लीजिए और एस्ट्रोसेस के अंदर वहां पर केपी चार्ट में आप जाएंगे, तब आपको ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी। ये न्यूमरोलॉजी और रूलिंग प्लेनेट पर बेस्ड कंसेप्ट है और बहुत बेहतरीन तरीके से लगता है। तो हम किस तरीके से लगाएंगे अभी देखिएगा। यहां पर मैंने ये चार्ट बनाया, इस चार्ट से मैं रूलिंग प्लेनेट यहां पर बनाऊंगा। LSRD थ्योरी के अंदर चार रूलिंग प्लेनेट यूज करते हैं। एल का मतलब होता है जो आपकी राशि है उसका साइन लॉर्ड। एस का मतलब है आपका LSRD थ्योरी है आपका स्टार ऑफ द मून।
मून का नक्षत्र लॉर्ड, फिर मून का साइन लॉर्ड राशि स्वामी, और एंड में डे लॉर्ड। ये 4 रूलिंग प्लेनेट हम यूटिलाइज यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखिए असेंडेंट का केवल आपको साइन लॉर्ड लेना है। तो जिस समय पर ये प्रश्न है बनाया मैंने, जिस समय पर आंसर देने की कोशिश की, जिस समय पर मैं इसको सॉल्व करने के लिए बैठा था, तो यहाँ पर असेंडेंट उस टाइम राइज कर रहा था 2 साइन, मतलब आपका टॉरस असेंडेंट था, तो उसका साइन लॉर्ड मेरा पहला रूलिंग प्लेनेट होगा वीनस। इसे मैं लिख लेता हूँ आपके सामने, पूरा मैं आपके सामने कैलकुलेट करूंगा। एंड तक आपको वीडियो देख कर जाइएगा। तो इसकी और डिटेलिंग के लिए तो आपको अगर कोर्स करना पड़ेगा, मगर ये आप यहाँ पर भी सीख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले असेंडेंट जो था आपका टॉरस था, तो उसका लॉर्ड हो गया वीनस, उसे मैंने नोट कर लिया है। ये सबसे पहला आपका रूलिंग प्लेनेट हो गया। 4 रूलिंग प्लेनेट बनेंगे। यहाँ पर कौन कौन से होंगे, जिस समय पर आपने कुंडली बनाई है उसमें असेंडेंट लॉर्ड जो भी राशि स्वामी है असेंडेंट का वो लेंगे। दूसरे नंबर पर हम लेंगे स्टार लॉर्ड ऑफ द मून। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ मून किस नक्षत्र में था, नक्षत्र स्वामी होता है स्टार लॉर्ड, वो हो गया केतु। इसे हम नोट कर लेते हैं, स्टार लॉर्ड ऑफ मून को हम नोट कर लेते हैं। यह दूसरा रूलिंग प्लेनेट हो गया केतु। और तीसरा रूलिंग प्लेनेट होगा साइन लॉर्ड ऑफ द मून, मून का राशि स्वामी, वो हो गया जुपिटर। इसको मैं नोट कर लेता हूँ, ये तीसरा रूलिंग प्लेनेट हो गया जुपिटर। ये KRT लिखा गया है, ये केतु है एक्चुअली, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। और फोर्थ रूलिंग प्लेनेट यहाँ पर होगा डे लॉर्ड। तो मैंने जिस दिन इसको एनालिसिस किया था उस दिन था ट्यूसडे, और ट्यूसडे का लॉर्ड होता है मार्स। तो डे लॉर्ड मैंने लिख दिया है यहाँ पर मार्स। अब आपको क्या करना है दूसरे स्टेप पर, दूसरा स्टेप ये है, सबसे पहले आपने चारों रूलिंग प्लेनेट लिखे हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। इनके बीच में मैं गैप क्रिएट कर देता हूँ आपको देखने में। अब राहु केतु हो तो आप ध्यान रखना है कि राहु केतु की कोई राशि नहीं होती, तो राहु केतु जिस भी राशि के अंदर हो इसके राशि स्वामी को इससे रिप्लेस कर देंगे। राहु या केतु आ रहा हो तो उसको उसके राशि स्वामी से रिप्लेस कर देंगे। तो जब मैंने एनालिसिस किया था तो केतु एक्चुअली सूर्य की राशि में चल रहा है अभी, आपको मालूम है वैसे भी। तो यहाँ पर यदि मैं कुंडली में भी देखना चाहूँ तो केतु 5 साइन में है, तो केतु को मैं इसके राशि लॉर्ड से रिप्लेस कर दूंगा। राहु आ जाता है तो उसे भी राशि लॉर्ड से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर मैंने सन प्लेस कर दिया है। ये आपका हो गया फोर्थ वन रूलिंग। एक और रूलिंग प्लेनेट आपका आ गया। अब केतु को यूटिलाइज नहीं करूंगा मैं। तो ये 4 रूलिंग प्लेनेट हो गए स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में देखना है इनमें से कोई रेट्रोग्रेड या वक्री तो नहीं है। राहु केतु को यहाँ पर केपी एस्ट्रोलॉजी में वक्री नहीं मानते। राहु केतु उल्टी दिशा में मूव करते हैं तो उनकी रिवर्स मोशन होती है, वक्री मोशन नहीं मानते। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब चारों में से मैं देखता हूँ कोई वक्री तो नहीं है। इस कुंडली को खोल लेता हूँ। इस कुंडली के अंदर ऑप्शन है इस सॉफ्टवेयर में, जो वक्री होता है रेट्रोग्रेड वो पिंक कलर का हो जाता है। यहाँ पर पिंक कलर का कोई भी प्लेनेट नहीं है। वैसे भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि इस समय पर कोई प्लेनेट 2 जून को कोई वक्री तो नहीं था। आप एस्ट्रो सेज यूज करते हो तो उसमें भी स्टार वगैरह लिखा होता है जो प्लेनेट वक्री या रेट्रोग्रेड होता है। यदि कोई प्लेनेट इनमें से वक्री होता तो उसे मैं हटा देता, उसको डिलीट कर देता। रूलिंग प्लेनेट कम रह जाता है। सपोज यहाँ पर जुपिटर वक्री होता है तो मैं जुपिटर को लेता ही नहीं, केवल 3 ही रूलिंग प्लेनेट से काम चलाना पड़ता है। 2 वक्री हो जाते हैं तो दोनों को हटा देता और उन 2 से ही काम चलाना पड़ता। अब अगला स्टेप क्या होता है, जब वक्री जो हो उसे आपने हटा देना। अगला स्टेप क्या है कि इनकी जो भी रूलिंग प्लेनेट है उनकी राशियां लिख लीजिए दोनों। तो जैसे वीनस है उसकी राशि है 2 और दूसरी राशि है 7, दोनों को लिखना है। सूर्य की केवल एक ही होती है तो एक ही लिखेंगे, यदि किसी की 2 है तो 2 लिखनी है। अब जुपिटर की 2 राशियां होती है 9 एंड 12, तो मैंने 9 एंड 12 को लिख लिया अगले स्टेप में। इसके बाद मार्स की भी आपकी 2 राशियां होती हैं 1 एंड 8, उन दोनों को लिख लिया। आपने दोनों की राशियां लिखनी है, उन दोनों राशियों को ऐड कर लीजिए। ऐड करने पर जो भी आएगा, जैसे यहाँ पे 2 एंड 7 को सम कर लीजिए 9 आया। सूर्य की तो एक ही राशि है तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब हम जुपिटर की दोनों राशियों को ऐड कर लेंगे तो 21 आ गया। मार्स की दोनों राशियों को ऐड कर लेंगे तो ये आपका 9 आ गया। अब 4 जो रूलिंग प्लेनेट की जो भी राशियां आई हैं उनके ऐड करने पर जो नंबर आए उनको फिर से सभी को ऐड कर लीजिए। इस 9 को भी ऐड करना है, 5, 21 और 9 इन सभी को ऐड करके टोटल लिख लीजिए। तो देखिए 9 + 5 14 हो गया, और 21 35 एंड 9 44 44 हो गया। देखिए 9 और 5 14, 14 में 21 ऐड किया तो 35 और 9 आपका 44 हो गया। टोटल इन सभी का सम 44 हो गया। हम न्यूमरोलॉजी भी यहाँ पर यूज कर रहे हैं। हमने सबसे पहले रूलिंग प्लेनेट यूज किया, फिर उनकी राशियां निकाली, अब 44 नंबर आ गया। उस पर्सन ने, अब आपको क्या करना है, मैंने लिख के अलग रख लिया। उस पर्सन से मैं चॉइस मांगूंगा कि उसकी क्या चॉइसेस हैं, कहां पर एडमिशन चाहता है। यदि एडमिशन होगा तो वो कौन कौन सी चॉइस लेगा। तो उसने मुझे जो चॉइसेस दी वो मैं लिख लेता हूँ, उसी से चॉइस हमें मांगनी है। वो किस ऑर्डर में चाहता है, उसका सबसे प्रिफर्ड कॉलेज कौन सा होगा। तो उसने मुझे चॉइस दी नंबर 1 पर ट्रिपल IIT दिल्ली,
नंबर 2 पे उसने मुझे चॉइस दी NSUT दिल्ली, और तीसरे नंबर पर उसने मुझे चॉइस दी D2U। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस मैंने नोट कर ली। पहले नंबर पर चॉइस थी आपकी IIIT दिल्ली, दूसरे नंबर पर NSUT, तीसरे नंबर पर दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर नंबर ऑफ चॉइसेस हैं टोटल 3। अब आपको क्या करना है कि जो ये आया था 44, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मगर ये इसके 10 गुने से ज्यादा है। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 44, इसके 3 के नंबर ऑफ चॉइसेस सपोज 4 होती तो मैं 4 के 10 गुना देखता 40। यदि ये सम 40 से ज्यादा आ रहा है तब हमें कुछ और करना पड़ेगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ चॉइसेस 3 थी, इसका 10 गुना होता है 30, और ये जो सम आ रहा है राशियों का 44 निकला है वो 30 से ज्यादा है। 30 से कम होता तो अलग बात थी, मगर ये 30 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों अंकों को ऐड कर लेंगे। 44, 4 प्लस 4 को ऐड करने पर 8 आ जाएगा, 8 हम लेंगे एक्चुअली। यदि ये सपोज 29 आया होता तो 29 ही रखते। वो भी एग्जांपल मैं अब बता दूंगा, हालांकि इनका मैंने कैसे सोल्व किया वो मैं यहाँ पर पहले बता देता हूँ। तो ये मैंने क्यों ऐड किया दोनों नंबरों को, जो भी नंबर आ रहे हैं, सपोज ये 47 आता तो 4 प्लस 7 को ऐड करता, मैं 11 आता उसे लेता। और अब मैं क्या करूंगा, जो 8 बना लिया है इसको मैंने, क्योंकि ये 30 से ज्यादा था, अब 3 जो आपकी नंबर ऑफ चॉइसेस है उससे इसे डिवाइड करूंगा 8 को। तो 3 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो ध्यान रखना है आपको बस। तो 8 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 8/8/3 करूंगा मैं। 8 डिवाइडेड बाई 3, आप रिमाइंडर निकाल लीजिए जिसे हम शेषफल बोलते हैं। तो 3 से 8 को डिवाइड करने पर 3 2 जा 6, 3 दूना 6 होगा, तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा आपका। रिमाइंडर इज 2। रिमाइंडर 2 का मतलब आपको सेकंड चॉइस उसे मिलेगी और उसका NSUT कॉलेज के अंदर एडमिशन होगा। इस तरीके से मैंने यहां पर बता दिया, NSUT के अंदर उसका स्टूडेंट का एडमिशन हो गया, आप ये मानकर चलिए। तो इन दिस वे हम किसी भी व्यक्ति एक से ज्यादा चॉइस लेकर आता है तो उसको कौन सी चॉइस में उसको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर सेकंड नंबर का आपका रिमाइंडर आया तो हमने उसको आंसर कर दिया। अब इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं थोड़ा सा अलग एग्जांपल ले लेता हूं कि ये तो मैंने उन्हें आंसर दे दिया, सपोज वो मुझे 5 चॉइस दे देते और भी 2 चॉइस दे देते हैं कि सपोज DTU के अलावा कि वो यहाँ पर चॉइस दे देते हैं मुझे, लेटेस्ट से कि वो सपोज एक यहाँ पर NIT दिल्ली भी है, NIT दिल्ली में एडमिशन हो जाएगा तो ले लेंगे। एक 5वीं चॉइस और वो दे देते हैं कि सपोज आपका किसी IP के कॉलेज के अंदर होता है, भारतीय विद्यापीठ VVP के अंदर एडमिशन हो जाता है तभी भी ले लेंगे, ये उनका ऑर्डर है। कराना दिल्ली में ही है, सपोज ये मैंने हाइपोथेटिकल ले रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तब मैं इसको कैसे करता, अब नंबर ऑफ चॉइसेस होगी 5, नंबर ऑफ चॉइसेस 5 होगी। अब जो ये 44 आ रहा है इसके दोनों अंकों को ऐड नहीं करना। रीजन क्या है कि 5 के 10 गुना 50 तक जब तक आएगा इन्हें ऐड नहीं करना। अब ऐड नहीं करना है तो 44 एज इट इज रहेगा। अब मैं 5 से इस 44 को डिवाइड करूंगा, 5 से 44 को डिवाइड करूंगा, तो 44 को 5 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर फाइंड आउट करूंगा, रिमाइंडर आएगा 4। अब मैं उन्हें आंसर देता यहां पर कि ये 4 नंबर की चॉइस में आपको एडमिशन मिलने वाला है। इस टेक्निक को हम बहुत बेहतरीन तरीके से ना जाने कितने तरीके के प्रश्नों के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको मैं एग्जांपल बताता हूं कि सपोज हम नोएडा की एक सोसाइटी के अंदर गए थे किसी फ्रेंड से मिलने वाले, हमें उसका फ्लोर नहीं पता था, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कौन सा फ्लोर है। तो हमने LSRD थ्योरी वहीं खड़े होकर लगाई और वो बिल्कुल एक्यूरेट 7th फ्लोर निकला। उसका हमें ऑप्शन था, हमें याद था कि ऊपर की टॉप की 3 या 4 फ्लोर के अंदर वो रहता है, इतना मालूम था, मगर एग्जैक्टली कौन सा फ्लोर है। तो हमने 7 8 9 10 4 फ्लोर वहां पर लगाए और 7th फ्लोर हमारा निकला और 7th फ्लोर एग्जैक्टली आया। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट यदि आपके दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा कंसर्न है तो इसका जवाब बिल्कुल सही मिलता है। और आप ऐसी और चीजों को यदि आप जानना चाहते हो तो हमारे इस कोर्स को बिल्कुल भी आप मिस ना करेंगे। आपको कंसेप्ट कैसा लगा आप कमेंट भी कर सकते हो। हरे कृष्णा, नमस्कार, धन्यवाद।